हेलो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग श्वसन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पोषण पढ़ के निपटा लिया है। हमने उनका पीवाईक्यू भी कर लिया है। जैसा कि हमने आपको अनाउंस किया है, क्रैश कोर्स में हम क्लास 10th और 12th का पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्लास 10th में 8 चैप्टर पढ़ना है, क्लास 12th में 16 चैप्टर पढ़ना है। तो आज हम श्वसन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पोषण पढ़ लिया, श्वसन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे क्या, उत्सर्जन पढ़ेंगे, परिवहन। कुल मिलाकर हम लोग क्लास 10 का पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं श्वसन के बारे में। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं श्वसन के बारे में। ये देखिए जे प्रक्रम का जो दूसरा पोर्शन है यानी कि सेकेंड चैप्टर है, वो हमारा क्या है, श्वसन है। आइए ध्यान से सुनते रहिएगा। हम नहीं दिखेंगे कोई बात नहीं, आपको बोर्ड दिखना चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं श्वसन। आइए जानते हैं हम श्वसन क्या होता है। आपको करना क्या है, आपको एकदम अस्थिर दिमाग करके आपको लेक्चर सुनना है और ध्यान से आप इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे इससे बाहर क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। जितना आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ उतना आपको ध्यान से सुनते जाना है। जो हम बोलेंगे समझिए उससे भी क्वेश्चन ही निकलेगा। जो आपके एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, वो भी आपके नोट्स में आपको कवर कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारा इंक्लूड किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं श्वसन के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है श्वसन। देखिए हम इधर क्या लिखे हैं, श्वसन लिखे हैं, इधर लिखे हैं श्वासोच्छ्वास। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है रिस्पायरेशन और इसका मीनिंग होता है ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग अलग अलग चीज है, यानी कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास अलग अलग चीज है। श्वसन का मीनिंग होता है, हम आपको डिफिनेशन भी इधर बताएंगे, भी इधर आपको ध्यान से सुनना है। श्वसन का मतलब होता है कि जब आप ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं तो उस ऑक्सीजन का क्या होगा, इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा। फिर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। श्वसन, श्वासोच्छ्वास और सांस लेना या श्वसन अलग अलग चीज है। पहले इसको ये समझ लेते हैं, ये आसान है। सांस लेना या श्वासोच्छ्वास का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण किए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, उसको हम क्या कहते हैं, सांस लेना या ब्रीथिंग कहते हैं। फिर से सुनिए, हम आपको समझा रहे हैं कि श्वसन अलग चीज होता है, श्वासोच्छ्वास अलग चीज होता है, यानी कि सांस लेना। ब्रीथिंग का मतलब सिंपल होता है कि आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे रहे हैं। सिंपल इसको हम लोग क्या कहेंगे, सांस लेना, यानी कि ब्रीथिंग कह लेंगे। जबकि रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें जब आप ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन और एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। जब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन मतलब होता है विखंडन होता है, यहाँ बनेगा क्या, एटीपी बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, श्वसन मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होगा और बनेगा एटीपी बनेगा और ऊर्जा रिलीज होगा। समझ पा रहे हैं। जबकि श्वासोच्छ्वास, सांस लेने का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखे हैं दो टर्म, एक होता है प्रश्वास, एक होता है उच्छ्वास। प्रश्वास मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना। जब आपसे पूछा जाएगा बताइए आप सांस में क्या ग्रहण करते हैं, तो आपको बोलना है वायु। लेकिन आप जानते होंगे कि जो वायु होता है वायुमंडल में 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। इससे भी ज्यादा कौन होता है जी, नाइट्रोजन 78% होता है। तो बताइए जब नाइट्रोजन 78% है तो हम नाइट्रोजन ही क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम सांस लेते हैं तो ये सारा कुछ ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन भी ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी 1% में धुलकन और सब जो सब्सटेंस आता है वो सब भी हम ग्रहण करते हैं। लेकिन जो हमारा लंग्स है, हमारा सेल जो है, वो यूज किसको करता है, ऑक्सीजन को, जो कि वातावरण में कितना पाया जाता है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। याद रखिएगा। तो प्रश्वास मतलब हम क्या, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिए, और एक्सपिरेशन मतलब क्या, सीधा हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिए, उसी को हम क्या कहते हैं, सांस लेने या श्वासोच्छ्वास। और जबकि श्वसन क्या, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, देन वहां पर हमारा सेल क्या करेगा, इसको यूज करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके ऊर्जा बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, समझ गए यहाँ तक क्या होता है। अब आइए, ये जो हम पॉइंट लिखे हैं, जो भी इस पे लिखा है, समझिए ये सब आपके एग्जाम में उठ के आने वाला है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आपको ध्यान से सुनते जाना है। देखिए क्या लिखे हैं कि श्वसन एक भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया। आपसे पूछा जाएगा बताइए श्वसन क्या है, तो आप कहिएगा, या पूछा जाएगा कि श्वसन कैसी प्रक्रिया, तो याद रखिएगा श्वसन एक भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया है। अगला देखिए क्या लिखे हैं, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अगर 2 नंबर में आएगा तो आप ये सब लिख सकते हैं, श्वसन क्या होता है, तो आप कहिएगा कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। 5 नंबर में आएगा तो कैसे लिखेगा, हम आगे बताते हैं। फिर से सुनिए, श्वसन एक भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया है। आगे हम बोल रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। नीचे लिखे हैं कि जीवों में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, अब यहाँ ये तो नहीं लिखा जाएगा कि जीवों में ऊर्जा का निर्माण, फिर हमारा टाइम लैप्स हो जाएगा। तो इतना आप समझ पाइएगा।
अच्छे से। तो हम क्या लिखे हैं, ऊर्जा का जो निर्माण होता है जीवों में किसके रूप में होता है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाम से पता चल रहा है ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें क्या गो फास्फोरस होगा जी, 3 गो। ट्राई मतलब 3, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए एटीपी में कितने फास्फोरस होते हैं, तो आप कहिएगा 3 होते हैं। ठीक है, नीचे देखिए क्या लिखे हैं, एटीपी को हम लोग जैव ऊर्जा के भी नाम से जानते हैं। फिर से सुनिए, एटीपी को हम लोग जैव ऊर्जा के भी नाम से जानते हैं, यानी कि जो जीव है एटीपी का ही उपयोग करके अपना जो अलग अलग प्रकार का मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है, जो भी आप काम करते हैं एटीपी का ही हम उपयोग करके करते हैं। ठीक, एटीपी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, एटीपी को जैव ऊर्जा कहते हैं। नीचे लिखे हैं कि ग्लूकोज को हम लोग कोष के ईंधन कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाता है जी, एटीपी यानी ऊर्जा के रूप में। तो ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, कोष के ईंधन। आपसे पूछा जाएगा कोष के ईंधन किसको कहते हैं, तो आप किसको कहिएगा, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को हम लोग कोष के ईंधन कहते हैं। समझ पा रहे हैं, इधर समझ गए हैं। चलिए अब उधर बढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका यही रहेगा, इधर कुछ लिखा जाएगा कुछ उधर लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, लेकिन हम कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। आपको ध्यान रखना, जितना पढ़ा दिए इससे बार क्वेश्चन आने वाला है नहीं। इधर समझ गए, अब आइए इधर चलते हैं। इधर हम जानते हैं शोषण का समीकरण क्या होता है। जैसा कि आपको हम पढ़ाए थे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, याद रखिएगा। यह हम जानते हैं शोषण का समीकरण। हम जान रहे हैं कि शोषण में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में। कहां होगा यह प्रक्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो देखिए क्या लिखा है, C6H12O6 6CO2 एंजाइम के प्रेजेंस में, और कहां होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। आप यहाँ लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और H2O भी रिलीज होगा। तो शोषण का समीकरण यह देखिएगा, C6H12O6 +6O2 एंजाइम और किसके प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में बनेगा, एटीपी के रूप में। समझ गए। फिर से सुनिए शोषण का समीकरण क्या होगा। हमको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन ले लेंगे, और किसके मदद से होगा, एंजाइम की मदद से होगा। ये होगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बाहर, जल उपयोग हो जाएगा, जो अवशिष्ट पदार्थ रहेगा उत्सर्जन में निकाल देंगे, और ऊर्जा एटीपी जो हम लोग यूज कर लेंगे। समझ पड़े हम क्या बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं शोषण का परिभाषा क्या होता है। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तब आसानी से लिख लीजिएगा। सुनिएगा आपको क्या लिखना है कि शोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। कर लिए ग्रहण, ग्रहण करने के बाद क्या होता है, कोशिका उसका उपयोग करेगा। एंजाइम के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके ऊर्जा H2O और क्या लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर से सुनिए, शोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद हमारा कोशिका क्या करता है, उसका उपयोग करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। लिख पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जान रहे हैं कि शोषण का प्रकार। शोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के शोषण होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। नाम से पता चल रहा है, एरोबिक रिस्पिरेशन, और एक क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब क्या, आप लिखिएगा वायवीय शोषण में क्या लिखिएगा, वायवीय शोषण क्या होता है, तो आप कहिएगा कि शोषण की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम वायवीय शोषण कहते हैं। अवायवीय शोषण किसको कहते हैं, शोषण की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हम आपको शुरू में बता दे रहे हैं, बताएं कि हम जो मुंह से बोलेंगे समझिए क्वेश्चन वही बनेगा, तो आपको ध्यान से सुनते जाना हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो वायवीय शोषण क्या होता है, शोषण की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम वायवीय शोषण कहते हैं। अवायवीय शोषण, शोषण की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। समझ रहे हैं। हम यहाँ पर अंतर देकर के लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। क्या होता है सिर्फ वायवीय शोषण, तो इतना आप लिख लीजिएगा। अब हम वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर देख लेते हैं। देखिए क्या क्या लिखे हैं, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो अब तो यहाँ हम पूरा नहीं लिखना पड़ेगा कि वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इतना आप देख करके समझ जाइएगा। इधर क्या लिखे हैं कि वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण क्या लिखेंगे, अवायवीय शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो हम सिर्फ यहाँ अनुपस्थिति लिख दिए, आप आगे लिख लीजिएगा। तो ऑक्सीजन क्या लिखेंगे वायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण में लिखेंगे कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय शोषण में लिखेंगे यह अनुपस्थिति में होता है। आगे देखिएगा, आगे लिखें कि जो वायवीय शोषण का प्रथम चरण होता है वो कोशिका दर में होता है, और द्वितीय चरण कहाँ होगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के भी नाम जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। तो प्रथम चरण कहाँ होगा, कोशिका दर में, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, आपसे अंतर में पूछा जाएगा तो आप यही लिख आइएगा। उसके बाद क्या लिखे हैं, जो अवायवीय शोषण की प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया कहाँ होगा, कोशिका दर में। समझ पा रहे हैं।
आगे देखिए क्या लिखे हैं कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण मतलब होता है विखंडन। यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और बनेगा क्या, देखिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और क्या बनता है, तो आप आगे लिख लीजिएगा कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। H2O माने जल, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। इतना तो पढ़े हैं ना आप लोग जी केमिस्ट्री, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कोई वाटर का फॉर्मूला बताइए तो आप कहिएगा WATER, फिर बेइज्जती हो जाएगा। तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा किस रूप में, एटीपी रूप में बनेगा। आगे इधर देखिए क्या लिखे हैं, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कि पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता और बनेगा क्या क्या जी, इथेनॉल बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, जल बन सकता है, ऊर्जा बन सकता है। कब क्या बनेगा हम इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज है जब उसका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होगा तो क्या क्या बनेगा, कब बनेगा हम आगे पढ़ेंगे। आपको हम आगे बताएंगे कि जब आप अधिक मात्रा में दौड़ लेते या चल लेते हैं तो आपके मांसपेशी में दर्द काहे होने लगता है, ये आगे हम पढ़ाएंगे। अभी आप यहाँ समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कि जो वायवीय शोषण होता है उसमें 36 से 38 एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि वायवीय शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है और कितना बनेगा जी, 36 से 38 एटीपी बनेगा। जबकि जो अवायवीय शोषण है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनेगा। इसी यहाँ आपको क्या लिखना है कि वायवीय शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, कितना, 36 से 38 एटीपी, जबकि अवायवीय शोषण में कितना, 2 एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्त को भी भेज सकते हैं और आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर हम फास्ट बोल रहे हैं तो आप कहिएगा, देन हम लोग फिर से क्या करेंगे जी, धीरे धीरे बोलेंगे और आपको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं क्या क्या हम बोल दिए हैं, याद रख लीजिएगा। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तो क्या क्या बनता है, कब इथेनॉल बनेगा, कब कार्बन डाइऑक्साइड, कब लैक्टिक अम्ल बनेगा। हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में दौड़ लेते या हैवी एक्सरसाइज कर लेता तो उसके मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन क्यों होने लगता, वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। आइए इसको लिख लीजिएगा, दिख रहा है यहां तक, लिख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अवायवीय शोषण में क्या क्या निर्माण होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा। हम आपको अभी तुरंत बताए अवायवीय और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है, आप समझ गए होंगे। अब हम जान रहे हैं कि अवायवीय शोषण में जो होता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज का कब क्या होगा तो कब क्या बन जाएगा। आइए इधर ध्यान से सुनिएगा। देखिए ग्लूकोज है, अवायवीय शोषण की सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका धर्म में। जबकि वायवीय शोषण में आपको बताया कि जो प्रथम चरण है वो कोशिका धर्म होगा, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ध्यान से सुनते रहना है। कोशिका धर्म में होगा, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ये बनता है पायरूवेट प्लस ऊर्जा बनता है। अब इधर ध्यान से सुनिएगा। अब जब इस पायरूवेट का विखंडन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा किण्वन क्या होता है, तो आप यहाँ से सब क्लियर कर पाएगा। दिख रहे हैं हम, अगर हम नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, आपको बोर्ड दिखना चाहिए और हमारा आवाज आपको क्लियर सुनाई देना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं कि इस पायरूवेट का अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होगा, ये कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है। तो जब पायरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो बनेगा इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल नाम सुन के पता चल रहा जी, दारू बनाता ना गाँव में, पहले बनाते था सब चुरा चुरा के, सरा गला करके उसी को चढ़ा लेता था और बिना टेस्ट के पिया जाता था। कभी कभी कारण क्या होता था, अधिक जहरीला बन जाने के कारण पी के मर गया, उलट गया। फिर आप न्यूज़पेपर में एकदम छप जाता था कि फलाने जगह महुआ दारू पीने से मौत हो गया, सुने होंगे ऐसा। तो उसी इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और ये कहाँ होगा, ईस्ट में होगा और बनेगा क्या, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन। अब आइए सुनिए किण्वन क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा बताइए किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, सड़ना गलना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जब पायरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग किण्वन कहते हैं। फिर से सुनिए, किण्वन क्या होता है, आप कहिएगा कि जब पायरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, कहाँ पर, ईस्ट में होता है ऐसा, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कह लेते हैं। समझ गए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि जब इस पायरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होगा तो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बनेगा और जल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अब आइए हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन के अभाव में होगा, ये कहाँ होगा, पेशी कोशिका में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि जब हम अधिक हैवी एक्सरसाइज करते हैं या चलते हैं तो हमारे मांसपेशी में ऐंठन काहे होने लगता है, तो यहाँ से बन जाएगा। तो आप कहिएगा कि जब हम अधिक मात्रा में चलते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट का विखंडन होने के बाद लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है,
जिसके कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन होने लगता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हम बोल रहे हैं कि पायरुवेट का जब ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिका में विखंडन होगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। तो इसको पूछा जाएगा तो बताइए कि आपके मांसपेशी में क्यों दर्द होता है जब आप अधिक चलते हैं। तो आप कहिएगा कि जब हम अधिक चलते हैं तो हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। उस ऑक्सीजन के अभाव के होने के कारण हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ बोलना है क्या? कोई दुख दर्द समस्या नहीं ना? अगर दर्द है तो समझिए आप में लैक्टिक अम्ल बन रहा है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो आइए फिर से समझ लेते हैं। समझ गया अवयवी शोषण में क्या होगा? ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कोशिका दर में पायरुवेट और एटीपी बनेगा। अब इस पायरुवेट का अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, यानी कि ईस्ट में तो बनेगा इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम किण्वन कह लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो माइटोकॉन्ड्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यानी कि H2O का मोलिकुलर वेट कितने होते हैं, यानी कि मास कितना होता है, मास द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा, अगर ऑक्सीजन का अभाव में होगा पेशी कोशिका में तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। काहे दर्द होगा पता चल गया है? कभी कभी आपको धुलैया भी हो जाता है ना रग से, आपको दर्द होने लगेगा। अब देखिएगा गांव में कभी कभी कोई जब दारू पी के आता है उसको रात में आप पुष्ट मार लीजिए, उसको पता भी नहीं चलेगा, और जब सुबह जगेगा ना तो कहेगा बाप रे इधर दर्द हो रहा है तो इधर दर्द हो रहा है। समझ रहे हो? उस समय क्या होता है कि जब आप नशे में होते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, तो आपको दर्द का पता नहीं चलता है। जैसे ये सुबह होता है आप नॉर्मल होते हैं, आपको दर्द का पता चलने लगता है, तो वहाँ वो अलग बात है। यहाँ का है दर्द होगा तो आपको कहिएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। अब सही नहीं पूछेगा कि बताइए जब कोई आदमी दारू पी के आता है उसको पुष्ट मारते हैं तो रात में दर्द नहीं होता, सुबह में क्या दर्द होता है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हमारे मांसपेशी में जब हम अधिक मात्रा में चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द क्यों होता है, तो आप कहिएगा कि ऑक्सीजन के अभाव के कारण हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण दर्द होने लगता है, देह हाथ में दर्द देने लगता है। अभी आप लोग जब सुबह सुबह उठते हैं, उठने का तो मन नहीं करता, एकदम देह हाथ ऐंठते रहते होंगे, मम्मी के देह हाथ में दर्द दे छो एने जो पढ़े ऐसा करते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आराम से जगिए, सुबह में फ्रेश होइए, पढ़ने जाइए। अभी 2 महीना आपको हम बताए शुरू में क्रेश कोर्स का जब हम अनाउंस कर रहे थे कि 2 महीना आपको हमारे साथ एकदम मिलकर मेहनत करना, हम भी मेहनत करेंगे आप भी, और रिजल्ट एकदम जबरदस्त लाना है। अब आइए हम इधर समझ गए हैं वायवीय शोषण क्या होता है, वायवीय शोषण क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा झंझट। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं पौधों में पोषण। पौधों में पोषण पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतु में पोषण। जंतु में भी मुख्य रूप से किसमें पढ़ना है जी? मानव में पोषण पढ़ना है, सॉरी शोषण पढ़ना है। पोषण भी कहाँ पढ़े थे जनरली हम लोग? पाचन तंत्र, मानव में ही पढ़ना है। कुल मिला के आपको मानव के ही बारे में पढ़ना है, पोषण शोषण परिवहन उत्सर्जन, थोड़ा थोड़ा अलग जीव के बारे में पढ़ लेना है। मानव से सबसे ज्यादा खतरनाक जीव होता है, आपको पता होना चाहिए। मानव से बढ़िया कोई जीव नहीं, मानव से ज्यादा खतरनाक जीव नहीं होता। देखते मानव धरती पर गंदगी फैलाते फैलाते अब मन नहीं भर रहा, बोल रहा कि मंगल पर जाएंगे। धरती को बचा पा रहे हैं आप? जान रहे हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, अलग अलग प्रकार का नया नया बीमारी आ रहा था। धरती को तो एकदम घिना दिया, रहने लायक नहीं छोड़ा है। अब प्लान बना रहा है कि हमको मंगल ग्रह पर जाके रहना है। ऐसा नहीं करना, हमको प्रकृति को बचाना। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करिएगा तो प्रकृति का आपको छेड़ने लायक नहीं छोड़ेगा। तो इधर अपना लोग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा तो आपको सुन लेना है बीच बीच में। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं पौधों में शोषण के बारे में। पढ़ना शुरू करें, आइए इधर ध्यान देते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीजन की भूमिका क्या है। तो आइए देखिए हम क्या लिखे हैं कि ऑक्सीजन कोशिका के अंदर चाहिए, सबको पता चाहिए, बाहर तो हमको कोई जरूरी है नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि बाहर में कोशिका हाथ को इसे फैला दिए, अपने मन से कोशिका यूज कर लिया, ऐसा होगा क्या? कभी नहीं ना। हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, हमारे कोशिका के अंदर उसका यूज होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कोशिका के अंदर चाहिए, जानते हैं। भोजन का ऑक्सीकरण होगा यानी कि विखंडन होगा, ऊर्जा बन जाएगा, खत्म बात। आगे हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, आप सुनते रहिएगा। हम बोले कि कुछ पादप जगत हो गया, कुछ प्रोटिस्टा होगा, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। ये सब ऐसा जीव है ना कि जो अपन भोजन खुदे बना लेगा, किसी पर निर्भर नहीं करेगा। अभी तो अपना लोग भिखमंगा मम्मी पापा से पैसा मांगते रहते हैं। अभी छठ आया था, पटाखा के लिए पैसा लिए होंगे, कपड़ा के लिए पैसा लिए होंगे। तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट, सॉरी क्या बोले जा रहे हैं, इसको हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं। अभी हम किसी पे डिपेंडेंट है, जब हम पढ़ लिख लेंगे, कुछ अच्छा अर्निंग करने लगेंगे, देन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। चलिए आइए, तो हम बोल रहे हैं कि पादप जगत, कुछ प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरिया, ये सब अपना भोजन स्वयं बना लेता। पादप जगत में क्या क्या था जी? एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। भूल जाइए, कुछ नहीं ध्यान देना इन्हें, सिर्फ आपको याद रखना कुछ पादप जगत हो गया, कुछ प्रोटिस्टा हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब अपना भोजन खुद बना लेता है। ग्लूकोज में बनता, बन गया। आगे आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि पादप जगत के अंदर एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नहीं आ रहा तो लोड नहीं लेना, इधर ध्यान दीजिए। बी नंबर हम लिखे हैं कि अन्य जितने भी प्राणी है ना, प्राणी मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम जान होता है, छरपटाता है आप लोग की तरह। अन्य जितने भी प्राणी है ये सब ग्लूकोज अन्य स्रोत से प्राप्त करेगा, किसी न किसी रूप से। चूहा मार के खाएगा, कुछ भी खाएगा,
शाकाहारी मांसाहारी सब जीव होते हैं, आपको नहीं बोलना, आप चूहा नहीं खाते होंगे, जो खाता उनके लिए। अन्न स्रोत से प्राप्त करेगा, ग्लूकोज अन्न स्रोत से प्राप्त कर लेगा। अब हम समझ रहे हैं कि पौधा में क्या होता है सिस्टम, तो हम बोल रहे हैं कि पौधा को ऑक्सीजन चाहिए, नीड ऑक्सीजन एकदम चाहिए, गैस का आदान प्रदान भी होना चाहिए। आदान प्रदान समझ रहे हैं ना जी, लेन देन, आप लोग से बढ़िया क्या समझेगा लेन देन, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसी को तो हम कहते हैं लेन देन। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, नहीं ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो गैस का आदान प्रदान। लेकिन पेड़ पौधा में सिस्टम क्या है जी, एक में तो शोषण तंत्र अनुपस्थित होता है। आप कभी देखिए कि पेड़ पौधा में लंग्स पायल जा रहा, नाक पायल जा रहा, एकदम हवा खींचे जा रहा, ऐसा नहीं होता है। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि पेड़ पौधा में शोषण तंत्र नहीं होता है, जबकि मानव में शोषण तंत्र होता है। मानव में अलग अलग प्रकार का तंत्र होता है, पढ़ाएंगे जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और हम देखेंगे हमारे पास इतने समय बचने लगेगा, तो हम आपको पूरे मानव के बारे में पढ़ाएंगे। कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे, पाचन तंत्र पढ़े ही रहे, कंकाल तंत्र हो गया, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, सब तंत्र पढ़ा लेंगे आपको। अब बस अब यही पहले अपना लोग सिलेबस निपटाते हैं। तो हम बोले कि पौधा को ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, गैस का आदान प्रदान भी होगा, शोषण तंत्र अनुपस्थित होगा। अब इसके बाद हम समझाएंगे कि पेड़ पौधा शोषण करता कैसे, कैसे ये सांस लेता है। तो हम जानेंगे कि पेड़ पौधा को ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें शोषण तंत्र अनुपस्थित होता है। अब सुबह सुबह उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं, भूख लग जाता है। पेड़ पौधा ऐसा करता है क्या कि सुबह उठा, ब्रश किया, फ्रेश हुआ, पढ़ने चले गया, ऐसा नहीं होता है। तो पेड़ पौधा को जानवर की अपेक्षा में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसमें शोषण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो कैसे ये सांस ले लेगा जी, पेड़ पौधा का हर एक पार्ट, जैसे पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, ये सब खुद का ऑक्सीजन का पूर्ति खुद से कर सकता है, इसलिए पेड़ पौधों में शोषण तंत्र नहीं पाया जाता है। हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि पेड़ पौधों में शोषण तंत्र नहीं पाया जाता, क्योंकि इसको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें शोषण तंत्र नहीं पाया जाता। तो इसका जो पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, इसका छिलका होता है, ये अपन ऑक्सीजन की पूर्ति खुद ही कर लेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद हम आपको लिखाते हैं, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। फिर से आपको बोल रहे हैं, आपको कमेंट में बताना, अगर ज्यादा तेजी हो रहा तब बोलिएगा स्लो करने। आप 1.5 पर करके देख रहे होंगे तो उसको और घटा देना है, थोड़ा स्लो करके आज एडजस्ट कर लेना। फिर अगर आप लेक्चर अटेंड करें तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर ज़्यादा फास्ट हो तो हम धीरे कर लेंगे। तो यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पढ़ना पूरे सिलेबस आपको सुबह में बता दिए थे, क्लास में आपको मजा आएगा, बस आपको थोड़ा दिमाग शांत करके पढ़ना है। तो चलिए आइए लिख लीजिए यहाँ तक, इसके बाद आगे हम पढ़ाते हैं कि पेड़ पौधा में शोषण होता क्या है। अभी जो बोले वही लिखा देंगे कि जड़ से होता, तना से होता, पत्ती से होता, छिलका से होता है, लेकिन अगर शोषण तंत्र नहीं होता, काहे नहीं होता, क्योंकि अगर कम ऊर्जा चाहिए, बस यही लिखेंगे। आइए छाप लीजिए एकरा। आइए तो और आगे पढ़ते हैं। नहीं तकना, सुत के देख रहे हैं लेक्चर, सुत के नहीं देखना, बैठ के देखिए कुर्सी पर, इधर ध्यान दीजिए। अभी आपको कुछ लिखना भी होगा, जब भी आप पढ़ने बैठिए कॉपी किताब लेके बैठिए, बगल में एक बोतल पानी रख लेना। इन्हें कि सुतल सुतल देख रहे हैं, पता चला सुतले सुतले सुत जाइएगा, तो उठ के बैठ के देखना है। हम आपको खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। आइए, हम अभी आपको क्या पढ़ना शुरू किए थे, पौधों में पोषण। हम जान रहे कि पौधों में पोषण तंत्र नहीं पाया जाता है। अब हम बोल रहे हैं कि उसमें पोषण तंत्र क्यों नहीं पाया जाता, उसका कारण क्या है? क्योंकि पौधों को जो है ना ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, उसमें भाग दौड़ ज़्यादा नहीं हो रहा है, उसको ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसको कम ऊर्जा चाहिए। अपना लोग को तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, खेलते भी है, फिर दूसरे के बारे में बुरा भी करते हैं, उसमें भी तो एनर्जी लॉस होता है। दूसरे के बारे में चर्चा किए जा रहे हैं, बोलने से ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, तो आप लोग को एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। हमारा कारण क्या लिखे हैं? कारण की सोच रहे हैं? कारण गाली है? नहीं जी, गाँव में जो कहता कि थोड़ा कारण धरा है वो बोला नहीं है, यहाँ रीजन मतलब काहे नहीं पाया जा रहा शोषण तंत्र, ये जान रहे हैं। तो क्या रीजन है? तो लिखे क्या, पौधों को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसे कम ऊर्जा चाहिए, इसलिए उसमें शोषण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता तो कैसे शोषण होगा, ये देखते हैं। तो पौधों का जो भाग होता है ना, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसको हम रंध्र कहते हैं, याद रखिएगा। अधिक मात्रा में जो शोषण होता है, शोषण का जो आपूर्ति होता है, ऑक्सीजन का आपूर्ति पत्ती के द्वारा ही होता है। पत्ती बोल रहे हैं, पत्ती नहीं, एक होता पति परमेश्वर, वहाँ बोला नहीं है। यहाँ जो पेड़ पौधा में पाया जाता है ना, हरा हरा रंग का, ओकर बात कर रहे हैं, पत्ती, उसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसको हम रंध्र कहते हैं। उसमें देखिए क्या लिखे हैं, बार के छिलका जिसको कहते हैं, उसमें पाया जाता है वात रंध्र और अंतरकोशीय स्थान। ये सब क्या करता है, अपन ऑक्सीजन के पूर्ति अपन खुदे कर लेगा। जड़ अपन अलग कर रहा, तना अलग कर रहा, पत्ती अलग कर रहा, छाल अलग कर रहा, छाल में जो वातावरण पाया जाता है अंतरकोश के, सब अपने आप से कर ले रहा है। तो लिखे हैं कि ये सब जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति स्वयं कर लेता है, तो शोषण तंत्र का ऐसे भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम आगे लाइन लिखे हैं कि जो सर्वाधिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, कौन सी आवश्यकता, ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है, वो कहाँ से होगा, पत्ती के द्वारा होगा।
पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, यहीं से सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाता है। आगे हम लिखे कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा होता है, जिसको हम लोग विसरण कहते हैं। क्या होता है विसरण जी? डिफ्यूजन। तो याद रखिएगा, विसरण का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी चीज का ज्यादा से कम की तरफ जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे हमारे वातावरण में क्या ऑक्सीजन ज्यादा है और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कने से कने घुस जाएगा, वातावरण से आपके नाक में घुस जाएगा। जब आपके मुंह में घुसने लगेगा तो आपका मुंह सूख जाएगा, आपको मुंह से सांस नहीं लेना, आपको नाक से सांस लेना है। तो विसरण का सिंपल मीनिंग क्या होता है? डिफ्यूजन का किसी भी पदार्थ का ज्यादा से कम तरफ जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कह लेते हैं। तो क्या याद रखिएगा कि पौधों में जो श्वसन गैस होता है उसका आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण द्वारा हो जाता है। नीचे हम लिखे हैं कि पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन की क्रिया से निम्नलिखित प्रकार के भिन्न होता है। तेजी से उठ जाइए और कॉपी कलम लीजिए, ये लिखना शुरू कीजिएगा। 3 पॉइंट लिखना है। चलिए लिखिए, आपको बोल रहे हैं, खुद से लिखना है, सूत के नहीं देख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। किस प्रकार भिन्न होता है? पहला लिखना है कि पेड़ पौधों में श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। क्या लिखना है? फिर से लिख लीजिए, पेड़ पौधों में श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। दूसरा लिखना है कि पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया धीमी होती है। केकरा कंपेरिजन में जी? हम लोग के कंपेरिजन में, यानी कि जंतु के कंपेरिजन में। पहला क्या लिखे कि पेड़ पौधों में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। दूसरा लिखना है कि पेड़ पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है धीमी होती है। और तीसरा हम लिख लेना कि पेड़ पौधा का जो भाग होता है ना, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, छाल हो गया, ये सब अपन ऑक्सीजन की पूर्ति स्वयं कर लेता है। आइए फिर से एक बार बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, तेज से उठ के लिखिए। पहला क्या लिखना है कि पेड़ पौधों में श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है, पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया धीमी होती है जंतु के कंपेरिजन में। तीसरा लिखना कि पेड़ पौधा का जो अंग होता है, जैसे पत्ती हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, ये सब अपने ऑक्सीजन की आपूर्ति स्वयं कर लेता है। समझ गए? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या? आगू बढ़ल जाए, ताइए बढ़ते आगू। अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, किण्वन क्या होता है, हमारा देहात में दर्द क्या होने लगता है जब ज़्यादा दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी जान लिए। कब बनेगा इथेनॉल, कब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कब बनेगा लैक्टिक अम्ल, ये भी जान लिया है। कब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कब बनेगा जल, कब बनेगा ऊर्जा, तीनों चीज़ हम देख लिए। पाइरुवेट का कब कहाँ विखंडन होगा देख लिए हैं। किण्वन याद रखिएगा क्या होता है, पूछा जाएगा किण्वन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जब पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि ईस्ट में जब होगा ये, तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन, मतलब सड़ना गलना। आप कभी देखे हैं बनाते हुए? वो क्या करता है, एक बर्तन लिया जाता है, उसमें सब कुछ चावल उवल जो भी होता है घर का कचरा उचरा उसमें डाल दिया जाता है, जो कि सड़ने लायक है। कचरा भी दो तरह का होता है, एक होता है सड़ने लायक, होता है नहीं सड़ने लायक। आगे हम पढ़ेंगे आपको। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इंग्लिश कथी बोल रहे हैं, ये हिंदी में बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो सड़ने गलने वाला उसको डाल देते हैं और सड़ा गला के एकदम से उसको क्या करते हैं, फिर छान लेते हैं क्या क्या, फिर उसके बाद उबाला जाता है, फिर पीने योग्य बन जाता है। अधिक जहरीला बन गया, पी के घुलट जाइए, मर जाइए, अगले दिन पेपर में नाम आएगा एकदम ऊपर में हेडलाइन। अब तो सोशल मीडिया आ गया, फटाक से रीले में आ जाता है कि फल्ला ने फल्ला को ड्राम में पैक कर दिया। अब आपके पास आसानी से सूचना पहुंच जाता है। जैसे हम अब आपको पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं जी? हम अपने कॉलेज में यहाँ पंजाब में, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं कहाँ? बिहार में बैठ के पढ़िएगा। जहाँ मानता है मचान पर बैठ के पढ़ते रहिएगा, गाछी में जाइएगा, गाछी में बैठ के पढ़िएगा, कहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो गया, हमारा जो कनेक्ट करने का माध्यम वो आसान हो गया। कहीं आपको एकदम चेहरा दिख रहा है, पहले पत्र लिखल जाता था, मान चलिए कोई किसी से प्यार कर रहा है और उसको पत्र लिखा, पता चला कि जब तक ओकर दोसर से सेटिंग हो गया तब उसके पास पत्रे पहुंचा, फिर उसके पास पत्र आया तो फिर उसके पास मौके नहीं है, तो केकरो और से सेट हो गया। लेकिन अब क्या, तुरंत से स्टोरी लगाइए, तुरंत से प्यार हो गया, तुरंत से ब्रेकअप हो गया, तुरंत से फिर स्टोरी लगा दीजिए, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, या चुरा के गया दिल मेरा, ऐसे कुछ कुछ गाना होता है, लगा दीजिए स्टोरी खटाक से। क्योंकि क्या हो गया, सोशल मीडिया सबके पास आसान हो गया दिल तोड़ना और दिल लगाना। पहले था कि पत्र लिखेंगे, जब तक उसके पास जाएगा केकरो और से सेट हो जाएगा, आप भी किसी और से सेट हो जाइएगा, दिल तोड़े का समय नहीं मिलता था। तो समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जंतुओं में शोषण। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो यहाँ तक लिख लीजिए। फिर से बोल रहे हैं, अगर नींद उंद लग रहा जाइए मुंह कान धो के आइए, फिर उसके बाद लेक्चर देखना शुरू कीजिएगा। ये 2 महीना बनना नहीं चलेगा बुआ, 2 महीना जग के पढ़ना है, बैठ के कुर्सी पर कमर तोड़ देना है। तो ये लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जंतुओं में पोषण। तो छाप लीजिए यहाँ तक। तो आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग जंतुओं में पोषण। ध्यान से सुनना है, इन्हें एकदम मुड़ी दिखा के। आइए इधर हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं जंतुओं में पोषण। अब आइए हम समझते हैं जंतुओं में जो पोषण होता है उसका शारीरिक संगठन कैसन है
कहाँ रह रहा है इस बात पर निर्भर कर रहा है। जैसे मेढक को ले लीजिए, अगर पानी में रह रहा है तो कहाँ से सांस लेगा? फेफड़ा से नहीं ना। जब पानी से बाहर निकलेगा तो फेफड़ा से सांस लेने लगेगा, जब पानी के अंदर रहेगा मोस्ट क्रिटिकल से सांस लेने लगेगा। आइए मैं करके समझाते, इधर ध्यान दीजिएगा। हम देखिए लिखे क्या है, हम नहीं दिख रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं चलने वाला। आपको बोर्ड दिखना चाहिए और हमारा आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देना चाहिए। पढ़ाई लिखा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताक झाँक करना नहीं, इन्हें ध्यान दीजिए। हम बोलें कि प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच शोषण की क्रियाविधि उनके निवास और शारीरिक संगठन पर अनुसार बदलती है। मतलब बोल रहा है कि कैसन है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय, कते रह रहा है, पानी में रह रहा है, धरती पर रह रहा है, कने रह रहा है, उस बात पर निर्भर करता है कि सांस कितना ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग का बिहेवियर डिपेंड करता है कि आप क्या साथ हैं। जैसे मान चलिए आप अपने पापा के साथ बाराती गए, बताइए बाराती में मजा कर पाइएगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपको एकदम संस्कारी लौंडा बन के रहना पड़ेगा। आपको एकदम उस महफिल में दिखाना पड़ेगा कि हमारा ज़्यादा संस्कारी कोई है ना। इससे बढ़िया है कि आप बाराती जेबी मत करिए, आराम से खाइए, घरे में सूझ जाइए। अगर आप बाराती पिताश्री के साथ चल गए तो मज़ा नहीं कर पाइएगा, ना ही खुल के डांस कर पाइएगा, ना ही कुछ कर पाइएगा, टांग झाँक नहीं कर पाइएगा। ठीक उसी तरह से जो जीव सांस लेगा, किस तरह से सांस लेगा, और शारीरिक संगठन कैसा न कते रह रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। अब जब आप अपने दोस्त के साथ रहते हैं किस तरह से आप लोग बात करते हैं, आपको तो पता है, नहीं बोलना चाहिए, चलिए आइए, सबको पता किस तरह से बात करते हैं। बिहारी आप लोग को तो पता है ना जी, बिना गाली के कोनो बात होता है दोस्त में, चलता है। चलिए आइए, इधर ध्यान दीजिए, घबराइएगा नहीं, हम बिहारी हैं, इधर ध्यान दीजिए। अब हम समझ रहे हैं, आपको इसमें यहाँ जो लिख दिया ना, सिर्फ आपको याद रखना कि क्या क्या सांस लेता है। सबसे पहले देखिए क्या लिखे, सामान्य शरीर सतह से आपसे पूछा जाएगा, बताइए शरीर के सतह से क्या क्या सांस लेता है। तो एक कोष के जीव में याद रखिएगा, यहाँ अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोष के जीव। अमीबा में पोषण पढ़े हैं ना, कमेंट में बताइएगा किस तरह का पोषण पाया जाता है। प्राणी संपोषण पाया जाता है कि मृत जीवी की सहजीवी। उसके बाद क्या लिखे, बहुकोष के जीव। बहुकोष के जीव में जैसे कि हो गया आपका हाइड्रा, ये क्या करता है? शरीर के सतह से सांस लेता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखे हैं, नेक्स्ट लिखे हैं आर्द्र क्यूटिकल, यानी कि मॉइस्ट स्किन से क्या सांस लेगा? मेढक सांस लेगा, केचुआ सांस लेगा, झींगा सांस लेगा, सिप सांस लेगा। ये सब कहाँ पाया जाता है जी? जल में भी पाया जाता है। ये मेढक, केचुआ, ये सब जल में भी पाया जा सकता है और धरती पर भी, इसको हम उभयचर भी कहते हैं। आगे हम लिखे हैं, ये सब झींगा, सिप, ये सब पानी में पाया जाता है। तो समान शरीर से क्या क्या सांस लेगा समझ गए। एक कोष के जीव में अमीबा सांस लेगा, बहुकोष के हाइड्रा। आर्द्र क्यूटिकल से सांस लेगा मेढक, केचुआ, झींगा, सिप। गिल से क्या सांस लेगा? मछली लेगा, जलीय कीड़ा और टेडपोल। इन्हें ध्यान दीजिएगा, टेडपोल क्या कहते हैं? जिसको हम लोग लार्वा ऑफ फ्रॉग कहते हैं। आप कभी धान खेत गए हैं? आप धान खेत में कभी कभी जाइएगा, देखिएगा जब वहाँ पे पानी लगल रहेगा ना, तो बिल्कुल आपको मछली जैसा दिखेगा, छोटा छोटा, और आपको लगेगा कि वो मछली है, जबकि वो बेंगा होता है। आप कभी कभी पकड़ के भी ले आते होंगे, हम लोग जब थे उस समय तो कभी कभी ऐसा हो गया था, जबकि हम लोग खाते नहीं मछली। अब पहले छोड़िए सब क्या बोला जाए। तो ये जो टेडपोल होता है, समझा रहे हैं आपको, जो लार्वा ऑफ फ्रॉग होता है, ये दिखेगा आपको मछली जैसा, लेकिन मछली होता नहीं है। जहाँ पे पानी उनी लगा रहता है, आपको लगेगा कि अगर उसको कौन मछली कहते हैं, ब्लैक ब्लैक का, हाँ गरे मछली, ऐसे कुछ नाम है, आपको लगेगा वैसा मछली है, जबकि ये मछली होता नहीं है। तो ये टेडपोल क्या होता है? जो लार्वा होता है ना फ्रॉग का, वो मछली जैसा दिखता है, वो भी क्या करेगा? गिल से ही सांस लेगा, याद रखिएगा। चलिए उधर बढ़ते हैं। उधर देखिए क्या लिखे हैं, श्वास नली ट्रेकिया से किस किस में पाया जाएगा? सांस के कैसा लेगा? श्वास नली से। इंसेक्ट लेगा, टिड्ढा लेगा, तिलचट्टा लेगा। ये सब कहाँ से सांस लेगा? श्वास नली से। सिर्फ आपको याद रखना कि कहाँ से सांस लेगा। उसके बाद देखिए क्या लिखे, पचमा में फेफड़ा। फेफड़ा में हो जाएगा लफड़ा अगर आप कीजिएगा स्मोकिंग, तो बच के रहना है स्मोकिंग से। जीवन में सब कुछ करना है आपको, नशा से दूर रहना। नशा बिल्कुल भी नहीं करना, नशा आपको नाश कर देगा। मानसिक स्थिति इस तरह से गड़बड़ कर देगा कि ना आप घर का रहिएगा, ना घाट का, ना ही बाहर का, कहीं का नहीं रहिएगा। तो नशा से आपको दूर रहना है। दोस्त से खास करके बचिए। आपका दोस्त बोलेगा अरे इस बार पी के देखो ना, मजा आ जाएगा। अब एक सिगरेट पी लिए, धीरे धीरे आपको पीने का आदत लग जाएगा। तो ये सबसे बच के रहना। सुनिए ना जी, आप संगत से गुण आते, संगत से गुण जाते हैं। तो जिस तरह से आप संगत करिएगा वैसे आप में गुण आना शुरू हो जाएगा। आइए हम देखते हैं फेफड़ा से क्या क्या सांस लेगा। फेफड़ा से नहीं, मतलब फेफड़ा में शोषण, फेफड़ा किस में शोषण की तरह होता है? देखिए क्या लिखिए, उभयचर टू स्तनधारी, यानी कि जो उभयचर होता है ना, जो पानियों में रह सकता है और धरतियों पर रह सकता है, उसका हम उभयचर कहते हैं। और स्तनधारी समझते हैं, स्तनधारी जो अपन बच्चा के दूध पी लेगा। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे मानव हो गया, सर्प हो गया, लिजर्ड हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, पक्षी हो गया, ये सब कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा है, उसमें फेफड़ा शोषण पाया जाता है। तो यहाँ तक समझ गया आपको। जिस तरह से आपको लिखा गया सिर्फ आपको उसी तरह से याद रखना है। जब हम कल आएंगे फिर से सुन लीजिए, जो क्लास 10th वाले हैं उसके लिए हम 2 बजे से लाइव सेशन रखे हैं, प्रीवियस ईयर डिस्कशन, यानी कि PYQ क्वेश्चन डिस्कशन के लिए 2 बजे से समय रखा गया, 2 से 3 4 जितना तक चले जाएगा। और 12th वालों के लिए रात में 9 से 10 रहेगा समय। तो ऐसे आप लोग हम आपसे राय मांग रहे हैं कि आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि कब से रखा जाए। तो यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग।
अब आपको क्या करना है, मोबाइल बंद करिए, आराम से जाइए, अब थोड़ा फ्रेश 2 मिनट घूम के आ जाइए, मुंह पे पानी मार लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, अगर कुछ खाने होने के लिए है तो दबा लीजिएगा। फिर से आपको 5 मिनट के बाद से आके आपको पढ़ना शुरू करना है। हमारा तो लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, बट आपको 30 मिनट हो गया है, उम्मीद करते 30 मिनट हो गया होगा। तो आप उठिए, आराम से मोबाइल बंद करिए, जाइए बाहर टहलिए, मुँह पे पानी मारिए, कुछ है तो दबा लीजिए अंदर खटाक से। फिर से आपको 5-10 मिनट के बाद आके पढ़ने बैठ जाना है। कितने दिन बोले आपको पढ़ने जी? 2 महीना हमारे साथ रहना है आपको, 2 महीना में रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली लीजिए पढ़ना, और सब सब्जेक्ट में पढ़ना है, तो मेहनत करने की आदत लगेगा तब ना। तो जाइए आप लोग उठ के, हम लेक्चर कंटिन्यू करते, फिर से आप आके देखना शुरू कर दीजिएगा। तो यहाँ तक लिख लीजिए, हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे मानव में श्वसन तंत्र। तो चलिए छाप लीजिए एकरा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव में श्वसन तंत्र। पानी उनी पी के आगे होंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ लपेट भी लीजिएगा, इधर सुनिएगा। अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं मानव में श्वसन तंत्र। आइए पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, आप मानव को मान सकते हैं, क्योंकि आप सुने होंगे कि मानव का जो शरीर है उसमें जितने भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेन है, सब के लिए स्पेशल डॉक्टर भी होते हैं, जानवरों के लिए भी होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू ह्यूमन बहुत कम आप ऐसा सुने होंगे। तो मानव में श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र कम्प्लेक्स होता ही है। तो मानव श्वसन तंत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, आइए हम आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग जब लास्ट में पढ़ लेंगे तब हम आपको श्वसन पथ के बारे में बता देंगे। इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना। जैसे हम आपको भोजन का पाचन पढ़ाए थे ना, मानव में पाचन था, तो वहाँ बताए थे कि माउथ में खाए, माउथ के बाद कहाँ गया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद कहाँ से गया ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद कहाँ इंग्लिश बोले जा रहे, हिंदी में बोलती रहिए, मुख गुहा से उसके बाद कहाँ जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी से बाद कहाँ जाएगा भोजन नली, उसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार बाहर निकाल दिए थे पाचन में, मुंह से देकर के वहाँ तक। अब हम आपको यहाँ सिखाएंगे कि आप हवा लेते हैं ना, एल्वुलाई यानी कि जो आपका लंग्स होता है, एल्वुलाई होते नहीं, आपको ध्यान रखना वायु कोष्ठिका लंग्स तक कैसे पहुँचता है, वहाँ कैसे काम होता है, वो हम आपको सिखाएंगे कि पोषण में कैसे काम होता है, सॉरी श्वसन में किस तरह से वो काम करता है। हम जो यहाँ लिखे हैं आपको नजर आ रहा है 14 को, ये हम लिखे हैं कि श्वसन तंत्र में क्या क्या शामिल है। हम जानते हैं कि अपना क्रैश कोर्स है तो हर एक चीज़ तक चीज करके लिख के बताना संभव है नहीं, लेकिन आपका पूरा कंटेंट क्लियर होगा, पूरा सिलेबस कवर होगा, एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको हम श्वसन में क्या क्या शामिल है वो बता देंगे, उससे रिलेटेड कितना होगा, क्या क्या चीज़ है वो सब हम आपको बता देंगे। लास्ट में हम आपको बता देंगे कि हवा कहाँ से लेते कहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये हम लोग ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, इन्हें उन्हें की देख रहे हैं, इधर देखिए। हम लोग पढ़ना शुरू क्या किया, मानव में श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या क्या शामिल है पहले एक बार हम बोल देते, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए क्या लिखे, नाक, यहीं से शुरू होता है श्वसन जी, कि और कौन सा हवा लेते हैं आप लोग, उधर से हवा छोड़ा जाता है। इधर ध्यान दीजिए, नाक, बाहरी नासिका छिद्र, नासिका वेश, अभी खाली नाम पुकार देते हैं इधर, प्रघ्राण, प्रघ्राण, घ्राण क्षेत्र, श्वसन क्षेत्र, ग्रसनी, कंठद्वार, लेरिंग्स, श्वास नली, श्वसनिया, श्वसनिकाएं, वायु कोष्ठिका, वाहिनियां, वायु कोष्ठिका, वायु कोष्ठिका लास्ट है, यहीं तक आपको पहुंचाना है। अब आइए हम एक एक करके आपको धीरे धीरे से समझाती है सब होता क्या। सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं, नाक। अब इसके बारे में लिखाना जरूरी है कि नाक हमारे मुख गुहा के ऊपर पाया जाता है, एकरा में 2 छेद होता है, ये सब लिखा जाएगा नहीं ना। अब तो आप लोग बच्चा थोड़ी ना जी, जवान हो गए आप लोग, हाँ जवान हो गए, तीनों दिन करने लगेगा। पढ़िएगा, इधर ध्यान दीजिए, नाक मुख गुहा के ऊपर जस्ट होता है, नाक आपको नजर आ रहा है। उसके बाद देखिएगा नाक में 2 छेद होता है, ई छेद नजर आ रहा है, ई तेसर छेद नहीं गिन लेना है। लड़की लोग में होता है जो छेदवा के पहनती है ना बलिया जी, नाक में जो भी पहनती है, तो वो छेद का काउंट नहीं करना है। ये जो 2 छेद है यही दोनों होकर हवा जाता है, इन्हें कि यहाँ छेद कर लीजिएगा तो यहीं से सांस लीजिएगा, बंद करवा लीजिएगा ना, नहीं। ये जो आपको 2 छेद नजर आ रहा है, आपका नाक है मुख गुहा के जस्ट ऊपर, एक में 2 छेद है, एगो बीच में देखिएगा जरा हम कहते हैं नाक के बत्ती, कहते हैं ना कि मार के नाक के बत्ती तोड़ दो, तो ये आपका नाक का बत्ती है, जिसको हम लोग नेजल सेप्टम कहते हैं। ये जो आपका लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है, ये दोनों को डिवाइड करता है। तब आइए हम पढ़ते हैं, नाक क्या होता है, मुख गुहा के जस्ट ऊपर होता है। उसके बाद लिखिए बाहरी नासिका छिद्र, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये नजर आ रहा है, यहीं से हवा घुसना शुरू करेगा। फिर उसके बाद नासिका वेश, नासिका वेश मतलब ये जो आपका अंदर वाला नासिका है, चैम्बर, ये नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नासिका वेश। अभी नासिका वेश में देखिए नासिका पट्टी नजर आएगा, ये नजर आ रहा है ये। अब देखिएगा जो बड़का बड़का पैसा वाला सब रहता है ना, एक तोड़ फोड़ के इन्हें उन्हें करके चेहरा चमकाने में लगल रहता है, आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। इसी कारण कभी कभी क्या होता है, गड़बड़ हो गया, नाक खड़ा हो गया, किसी किस तरह से गड़बड़ हो सकता है। तो पैसा वाला सब देखिएगा नाक के बत्ती के तोड़वा रहा कि इन्हें उन्हें करके, जिसको हम लोग राइनोप्लास्टी शायद बोलते हैं, वो करवाते रहती है, करवाते रहता है।
तो नासिका बेस में हो गया, नासिका के अंदर जो ये खाली जगह है जिसको नासिका पट्टी दोनों भाग में बांटता है, कौन कौन, एगो बायां एगो दायां भाग में। उसके बाद आप आगे चलिएगा तो आपको नजर आएगा प्रघ्राण क्षेत्र जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसमें देखिएगा आपको बाल नजर आएगा और म्यूकस, बच्चा में नाक में उंगली घुसा के इसी से निकालते थे कुछ, तो जो म्यूकस टाइप का रहता है इसका काम क्या होता है, और बाल का काम जो आप सांस ले रहे हैं ना उस हवा के टेम्परेचर को शरीर के तापमान तक ले जाना, और जो नाक में जो बाल है वो दुल्कन को अंदर नहीं जाने देगा। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि फिल्टर लगा है आपका नाक में, ये नाक क्या करेगा, हवा को फिल्टर करके अंदर भेजेगा। जो आप हवा ग्रहण करिएगा म्यूकस क्या करेगा, उसके तापमान को कम करके मतलब शरीर के तापमान पे लाके अंदर भेजेगा, और बाल क्या करेगा, आपका जो गंदगी सब जा रहा है उस सबको रोकेगा। ठीक है, उसको देखिए क्या लिखे, घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र क्या करता है, सूंघने में मदद करता है। मानव का जो घ्राण क्षेत्र होता है ना जी, घ्राण क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, घ्राण के जस्ट आगे वाला पार्ट, ये छोटा होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कम सूंघ पाते हैं। जबकि कुत्ता सबको देखिएगा बहुत दूर से सूंघ लेता है। अब कभी देखिए मिलिट्री सब में जो कुत्ता रहता है उसका कितना ज्यादा स्मेलिंग पावर होगा, इसी घ्राण क्षेत्र की वजह से, क्योंकि उसका घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है। वो बहुत दूर तक सेंस कर लेता है कि कहाँ क्या है, कहीं अगर लाश गड़ा हुआ है ना तो उसको भी पता कर लेता है। आप समझ सकते हैं उसमें घ्राण क्षेत्र कितना ज्यादा बड़ा होता होगा कि कहीं भी दूर से भी सूंघ लेता है। जैसे आप दूध कहीं भी धर दीजिए, बिल्ली कहीं भी रहेगी वो आ जाएगी, या मछली आप कहीं धरिए बिल्ली को पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसका जो है सूंघने का क्षमता अधिक होता है। मानव में छोटा होता है इसलिए हम लोग कम सूंघ पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर जीव। उसके बाद देखिए क्या लिखे, शोषण क्षेत्र, रिस्पिरेटरी रीजन, हवा को अंदर ले जाने में मदद करेगा। उसके बाद आता है ग्रसनी। फिर से बताए थे ना क्या कहते हैं, भोजन और वायु के समानुपात को हम लोग ग्रसनी कहते हैं बोले थे। उसके बाद कंठ द्वार, कंठ द्वार आगे कहाँ खुलेगा, श्वास नली में। तो कंठ द्वार के ऊपर हम आपको बताए थे एक उंगली जैसा संरचना रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से बचाता है। ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा, हवा कंठ द्वार में। उसके बाद लेरिंग जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। उसके बाद श्वास नली जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। उसके बाद श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंकी, उधर हम आपको बताएंगे क्या होता है। उसके बाद क्या लिखा, श्वसनिकाएं हो गया, वायुकोष्ठिका, वाहिनिया हो गया, वायुकोष्ठिका हो गया। वायुकोष्ठिका के बारे में थोड़ा सा देखिए, यही अंगूर जैसा नजर आ रहा है छोटका छोटका, इसको हम वायुकोष्ठिका कहते हैं। यही हवा आता है और यहीं पे एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, इन्हें उन्हें करेगा, आदान प्रदान, लेन देन, लेके भाग जाएगा। कौन सी लेके भाग जाएगा, जो आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वो आपके एल्वियोलाई में आएगा और इसके साइड में ब्लड वेसल्स फैल जाएगा। इसका आगे हम पढ़ाएंगे। ये क्या करेगा, जो आपका रक्त है उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उससे ऑक्सीजन बाइंड करके बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसको लेकर चल जाएगा कि चलो अब तो तुमको दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और आपके हार्ट में ले जाएगा ऑक्सीकृत करके। फिर हार्ट आपके पूरे शरीर में पंप कर देगा। फिर आपके कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जब आपके कोशिका में आ जाएगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो फिर आपका कोशिका में क्या होगा, वो टूट जाएगा, फिर बन जाएगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को यूज कर लेगा कौन, आपका उत्तक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है फिर से क्या करेगा, उसको हमें हीमोग्लोबिन से जुड़ के बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से आ जाएगा कहाँ पे जी, इस एल्वियोलाई के रक्त वाहिका के पास, रक्त केशिका के पास, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पे टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वियोलाई में आ जाएगा, फिर नाक होकर बाहर आ जाएगा, फिर हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। देख रहे हैं, एगो से छूट रहा है, एगो से जुड़ रहा है। एने जीवन में होता है, तो केकरो खातिर घबराना बुराना नहीं है। एगो कोई चल गया कोई बात नहीं, दूसरा सेट कर लेंगे, दिक्कत क्या है। जब देख रहे हैं यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर ऐसा काम हो रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कभी अकेला नहीं रह रहा, कभी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जा रहा है, कभी ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, और अब किसी के चलते रोए जा रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, रुला के गया इश्क तेरा, पगला गए हैं जी। इधर आइए, ध्यान दीजिए। अब आइए हम पढ़ते हैं, हम लोग ट्रेकिया से थोड़ा ट्रेक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको ट्रेकिया नजर आ रहा है जिसको हम लोग श्वास नली कहते हैं, प्रेम से, हिंदी में प्रेम से बोलो, ट्रेकिया, ट्रेकिया। अब इस ट्रेकिया का देखिए लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है, 16 mm होता है, व्यास इसका। हम बोले इस ट्रेकिया में जो आपको नजर आ रहा है ना, बलिया जैसा, हाथ में जो बलिया पहनते हैं वो तो पूर्ण न होता है। ये देखिए अपूर्ण बले है। अपूर्ण बले का एक मतलब ये पीछे से नहीं होगा, ये पीछे से नहीं होगा, मतलब अपूर्ण होगा, पूरा नहीं होगा। ये बले सब क्या करता है, अपूर्ण बले इसको चिपकने से बचाता है और इसको सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप सांस लीजिएगा तो आपस में चिपक ना जाए, इसलिए क्या करता है, अपूर्ण बले इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये श्वसनी में भी होता है। ट्रेकिया आगे चल के डिवाइड करके बन जाएगा क्या, श्वसनी बन जाएगा। श्वसनी आगे चल के डिवाइड करके बन गया श्वसनिकाय, श्वसनिकाय वायुकोष्ठिका, वाहिनिया बन गया, और फाइनली वायुकोष्ठिका में हवा चला है। हमको अब यहीं तक पहुंचाना था, इतने पढ़े के जरूरी है। चल गया वायुकोष्ठिका लगन, और छोड़ दीजिए उन्हें से कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे कितना ज्यादा फास्ट हो रहा है। अब बताइएगा शोषण ऐच्छिक क्रिया की अनैच्छिक क्रिया, अभी कहाँ से पढ़ा दिया आप लोग। अच्छा कोई बात ना, फिर भी सुन लीजिए। क्रिया दो तरह का होता है, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे पढ़ा लिखा है। अनैच्छिक क्रिया आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती घर वाला बोल रहा होगा, मार पीट रहा होगा। याद करिए जब आप ओआ सीख रहे होते हैं
तो ज़बरदस्ती आपको पढ़ने के लिए बैठाया जाता है, नहीं पढ़ते हैं तो 4 चार्ट लगता है। उस समय ऐच्छिक क्रिया होता है कि अनैच्छिक जी? अनैच्छिक, बिल्कुल मन पढ़ने का है नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो शोषण क्रिया है अनैच्छिक क्रिया है, ऐसा नहीं कि आपका मन करेगा तभी लीजिएगा, जब मन करेगा नहीं लीजिएगा। ये कोई वैक्सीन नहीं है, या आप कह सकते हैं कि आपका मनोरंजन का साधन नहीं है कि जब मन किया देख लिए, जब मन किया नहीं देखे। शोषण क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया हमेशा चलती रहती है। तो भाई कोष्टिका तक हवा पहुंच गया। तो इसमें जितना चीज लिखे हैं ना, जब हम फाइनली पढ़ लेंगे तो हम आपको एक पाथवे बता देंगे। इतना नहीं लिखना आपको, हम आपको बताएंगे कि नाक से हवा लिए हैं, नाक से हवा ले लिया है, और उसके बाद ये सब नहीं लिखना, कहीं नहीं लिखना है। जैसे आप नाक से हवा लिखिएगा तो 9 से शुरू करिएगा, उसके बाद कहाँ आ जाएगा, ग्रसनी में आ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, कंठ द्वार, लेरिंग, शोषण नली यानी कि ट्रे क्या होगा, शोषणीय हो गया, ब्रोंकियल, सेल्युलर डक्ट, यहाँ तक पहुंच गया। ये सब बीच में नहीं लिखना। हम इसलिए सब लिख दिए हैं कि ये सब से होते हुए, मतलब ये सब पार्ट है इसका, ये सब होते होते हवा अंदर जाता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। ऐसे भी आप ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले जो भी हम पढ़ा है उस पोर्शन से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस होता है। इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा, जितना इसमें लिखे ना उससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। ट्रे का लंबाई याद रखिएगा 11 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो सांस लेते हैं हम छोड़ते हैं ना, इसमें 2 क्रिया होता है। क्या बोल दिए हम आपको शोषण पढ़ाए थे ना, शोषण क्या होता है हम जान गए थे कि ब्रेक डाउन होता है फूड का। अब हम बोले जो आप सांस ले रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसमें 2 घटना होता है। एक बार सांस लिए, एक बार छोड़िए। अब देखिए, आप जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे सांस लिए, ये जो आपका इंटरकोस्टल मसल है देखिएगा, मतलब फैलने का काम कर रहा है, और जब आप सांस लीजिएगा देखो रिलैक्स हो जा रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से होता है। पहले इसको यहाँ तक आप लिख लीजिए, यहाँ तक समझ गए, कोई समस्या है? अगर कोई समस्या नहीं तो यहाँ तक छापिए। आइए इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं स्वच्छवास की होता है, उच्छ्वास की होता है। क्या ना आपके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अदला बदली होते रहता है। हीमोग्लोबिन एक बार कार्बन डाइऑक्साइड से प्यार कर लेगा, एक बार ऑक्सीजन से प्यार कर लेगा, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड से, एक बार ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन से। एक कहते हैं दोगला। चलिए आइए पहले लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग स्वच्छवास के चरण। इधर ध्यान से सुनिएगा। 2 चरण होते हैं, एक होता है प्रश्वास, एक होता है निश्वास, या जिसको हम उच्छ्वास भी कहते हैं। इंस्पिरेशन मतलब क्या, सिंपल ऑक्सीजन ले लेना, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। एक्सपिरेशन मतलब सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना। इसमें क्या क्या होता है कि पसली कब घसकता है, डायफ्राम कब नीचे जाता है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। अब आइए हम देखते हैं कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। इन्हें ध्यान से सुनते रहिएगा। आप ऑक्सीजन ग्रहण कर लिए, पहले ऑक्सीजन को ही समझ लेते हैं। आप ऑक्सीजन ग्रहण कर लिए, आ गया आपके फेफड़ा के एल्विलाई में, वायुकोश में आ गया। अब ये क्या करेगा, इस फेफड़ा, ये जो वायुकोश नजर आ रहा है, ये इसके मेम्ब्रेन से, इसके जो एल्विलाई होता है इसके आसपास ये क्या नजर आ रहा है, रक्त के सिकाएं नजर आ रहा है, जिसमें क्या आरबीसी पाया जाता है। विसरण के मदद से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, रक्त के सिकाएं में आ जाएगा। विसरण क्या होता है, किसी भी चीज का ज्यादा से कम तरफ जाना। तो जब बाहर से ऑक्सीजन आया तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होगा, और आपके रक्त के सिकाएं में ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा, कम होगा। तो विसरण की मदद से आ गया इसमें। अब इसमें क्या पाया जाता है जी, आरबीसी पाया जाता है। ऐसे ब्लड पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का लाल होता है। अब ये आरबीसी का जानते हैं, एक बात याद रखिएगा, 20 से 120 दिन। जब हम आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जीवन काल कहते होता है 20 से 120 दिन। अब जो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, अभी क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन को समझ रहे, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में निपटाएंगे। अभी से ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से, अरे नो करने गया, नानी गाँव चले गया। ये ऑक्सीजन से जुड़ करके क्या करेगा ये हीमोग्लोबिन। अब से आगे जो वहाँ लिखेंगे हम नेक्स्ट, एचबी मतलब याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन मिलकर बन जाएगा क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीकृत रक्त अब क्या होगा, आपके हृदय के पास जाएगा, दिल के पास। आपको हम पढ़ाएंगे परिसंचरण तंत्र, देख रहे हैं दिल का क्या होता है, और आप लोग कुछ ऐसे करवाते हैं। बताइए ऐसे में तब ना टूट जाता है दिल। इधर ध्यान दीजिए। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, आपके दिल हृदय के पास भेज देगा। अब ये हृदय क्या करेगा, रक्त रुधिर परिसंचरण तंत्र की मदद से आपके शरीर के हर एक भाग में भेज देगा। जिस भाग में नहीं भेजेगा ब्लड, जहाँ पर नहीं जाएगा देखिएगा वहाँ पर शून्य हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं झुनझुनी। फिर ऐसे टंग टंग पटकते हैं या कुछ काला वाला बांध लेते हैं, फिर वहाँ ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, फिर से ठीक हो जाता है। तो फिर से सुनिएगा, ऑक्सीजन आप ग्रहण कर लिए, आपके रक्त में पाया जाता है आरबीसी। ये हेमोग्लोबिन से जुड़ के क्या बनेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया, ये हृदय के पास भेज देगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र के थ्रू आपके पूरे शरीर में भेज देगा। पूरे शरीर में जब ब्लड चल जाएगा आपके कोशिका के पास, तो फिर से क्या होगा, कोशिका में ये जाके 2 भाग में टूट जाएगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन आपका उत्तक यानी कि कोशिका जो वो यूज कर लेगा, और जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना फिर से हीमोग्लोबिन से जुड़ के क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आ जाएगा कहाँ, आपके इसी एल्वियुला में, फिर नाक होकर के बाहर निकलेगा। तब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की करेगा। हम आपको अभी बताए ना कि हीमोग्लोबिन बड़ा तेज है,
एगो को छोड़ेगा तो एगो को पकड़ लेगा, अकेला कईयोन रहेगा, कईयोन सिंगल रहेगा आप लोग की तरह, हमेशा ही चला के केकरो से रिश्ता बने ले रहता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड से तो कभी ऑक्सीजन से। तब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, इस कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और क्या करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद फिर से आपके कहाँ जाएगा, रक्त के सिकाई जो एल्वियोलाई के पास है वहाँ पे दो भाग में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फेफड़ा के वायु कोशिका इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ से नक होकर के बाहर निकल जाएगा। और ये हीमोग्लोबिन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे छोड़ा है ऑक्सीजन का पकड़, देख रहे हैं कर दो हीमोग्लोबिन जैसे ये ऑक्सीजन को छोड़ा पकड़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ा पकड़ लिया क्या ऑक्सीजन से, देखिए क्या लिखा ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इसी तरह से आपके शरीर में क्या होता है, आदान प्रदान लेन देन चलते रहता है और आपको पता नहीं चलता है कि हमारा दिल काम क्या कर रहा है, हमारा फेफड़ा क्या काम करता है। अब केकरो से दिल लगा लेते हैं, अब किडनी लगाया कीजिए क्योंकि दिल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनी अगर फेल हो गया ना तो काम चल जाएगा, दोनों फेल हो गया ना, जब आपके पास पैसा था यू जिंदा रह लीजिएगा हेमोडायलिसिस की मदद से, आपको हम उत्सर्जन में पड़ेंगे। तो यही खातिर आपसे किसी को भी कहना तो आपको कहना कि हम थोड़ा सा किडनी से प्यार करते हैं, कोई बात नहीं, फेल हो जाएगा, जिंदा रह जाएगा। लेकिन अगर आप दिल से प्यार करिएगा, दिल टूट गया, अगर दिल काम करना बंद किया तब टपक जाइएगा, भगवान को प्यारे हो जाइएगा। तो भगवान को प्यारे नहीं होना, आपसे कहना हम थोड़ा किडनी से प्यार करेंगे। चलिए आइए यहाँ तक समझ गया। अब हम थोड़ा सा श्वसन पथ देख लेते हैं, फिर बस 2-4 मिनट का और लेक्चर होगा, हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, श्वसन तंत्र का खत्म हो जाएगा। श्वसन पथ में देखिए आपको इतने लिखना है, जो 14 को भाग लिखा है वो वहां नहीं लिखना है। देखिए नाक के बाद आएगा ग्रसनी, उसके बाद श्वसन यंत्र, श्वास नली, स्वरयंत्र जिसको बोलते हैं, श्वास नली हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाइल्स हो गया, एल्वियोलाई, ये ना हवा हम पहुंचा दिए, देखिए ना ये आपका वाई क्वेश्चन एल्वियोलाई, यही तो हवा पहुंचाई। देखिए लेन देन हो गया, आपको पता नहीं चला, अब सांस ले रहे हैं, आपके शरीर के अंदर लेन देन हो रहा है, आपको कुछ खबर नहीं लग रहा है। तो हीमोग्लोबिन बन जाइए, एगो को छोड़िए एगो को पकड़िए, रिश्ता बनाते रहिए अलग अलग, जहाँ जाइए वहीं रिश्ता बना लीजिए। झूठ मूठ के रोए जा रहे हैं, रुला के गया इसकी तरह, इन्हें ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखा पर। चलिए आइए, तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, बस आइए हम 2-4 मिनट का लेक्चर और ले लेते हैं, देन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कल याद रखिएगा 2 बजे से, आप कमेंट में बता दीजिएगा कब आप लोग फ्री होते हैं, तो कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्वसन का लाएंगे लाइव डिस्कशन लाइव क्लास में। तो यहाँ तक लिख लीजिए। अब आइए हम श्वसन तंत्र का संरचना देखते हैं, हो जाएगा आपका चैप्टर खत्म, लिख लीजिए यहाँ तक। आइए लास्ट में हम लोग संरचना देख लेते हैं। आप लोग संरचना को घर पे जाकर बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बुक से देख करके समझ जाइएगा। आइए देखिए, इस संरचना हम लोग ट्रेकिया से शुरू किया, आप लोग नाक से शुरू कर लीजिएगा। ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया आगे चल के डिवाइड करके बनेगा क्या, ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूल्स बनेगा, देन ये वाइकोस्टिका हो गया। जो फेफड़ा के ऊपर लेयर होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा कहते हैं। याद रखिएगा, जो फेफड़ा के ऊपर लेयर होता है उसको हम लोग पैराइटल प्लूरा कहते हैं। जब भी प्लूरा वर्ड आएगा समझिएगा फेफड़ा के ऊपर लेयर है। उसके बाद इसलिए जो नजर आ रहा है इसमें बीच में गैप, इसमें भरल रहता है दर्व। ये दर्व क्या करता है, जब ये सिकुड़ता और फैलता है तो इसके बीच में घर्षण ना हो, इससे ये बचाता है फुफ्फुस दर्व। उसके बाद ये डायफ्राम होगा, ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। ये फेफड़ा हो गया आपका, ट्रेकिया हो गया, खत्म। आइए कुछ रोग देख लेते हैं हम श्वसन तंत्र से संबंधित। कुछ रोग मतलब क्या, हम श्वसन पढ़े थे, श्वसन से संबंधित कुछ रोग देखिए क्या लिखे, निमोनिया हो गया, फेफड़ों का कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, क्षय रोग हो गया, कोरोना हो गया, ये सब क्या है श्वसन से संबंधित। इसमें किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कौन सा बीमारी श्वसन से संबंधित है, तो याद रख लीजिएगा ये सब है। और याद रख लीजिएगा लास्ट में एक श्वसन और दहन में अंतर याद रख लीजिएगा। श्वसन कोशिका के अंदर होता है, ये कोशिका बाहर होता है। इसमें चरणबद्ध रूप से ऊर्जा निकलता है, इसमें नियंत्रित रूप से। एकरा में प्रकाश नहीं निकलेगा, एकरा में प्रकाश निकलेगा। इंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है, इंजाइम द्वारा नियंत्रित नहीं होता। 2-4 गो डिफरेंस आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ हमारा श्वसन हो गया खत्म। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग और इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में हमारा ये फर्स्ट टाइम है। ऑफलाइन में हम पढ़ा चुके हैं, ऐसे नहीं कैसे आके हवा दे रहे हैं कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, 2-3 साल हम ऑफलाइन पढ़ाए हैं, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। पहले इस पर ऑनलाइन में हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है बोलने में या टेक्निकल कुछ भी उतना ज़्यादा अगर इश्यू हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ हमारा सेशन हो गया खत्म। तो कल आप लोग 2 बजे आके लाइव जुड़ जाइएगा, आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 को, जिससे कि बाहर क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बार बोल रहे हैं पढ़ते रहिए, 2 महीना बचा एग्जाम का, एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करना, 400 प्लस लाना नंबर। इधर उधर ध्यान नहीं देना, रिश्तेदारी यार ये सब दिखावे का चीज़ है, सब कुछ रिश्ता उस्ता काम नहीं आता है। अगर आप पढ़ लिख लीजिएगा, अच्छा कुछ कर जाइएगा, तो रिश्ते वाला बोलेगा हमर बेटा है या हमर भैया के बेटा है, हमर मम्मा के बेटा है। नहीं कुछ बनिएगा तो चिन्हने से मना कर देगा, निमंत्रण नहीं देगा, तो जाइएगा क्या ना भोज खाने। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबसे ज़्यादा आप लोग व्यस्त रहिए। व्यस्त रहिएगा तो स्वस्थ अपने आप रहिए लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप लोग को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।